ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां कुछ लोग स्पेशल हार्ट्स के साथ पैदा होते हैं। इन लोगों को हार्ट म्यूटेंट्स कहा जाता है। ये बहुत ही छोटा सा परसेंटेज होता है ह्यूमंस का, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। हर म्यूटेंट की पावर उसके हार्ट के टाइप पर डिपेंड करती है। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी एक हार्ट म्यूटेंट है, लेकिन वो बाकी सबसे अलग है। उसके बॉडी के अंदर हार्ट ऑफ रेजरेक्शन है। इसका मतलब वो चाहे जितनी बार भी मरे वो फिर से जिंदा हो सकता है। सुनने में ये पावर बहुत अमेजिंग लगती है, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बचपन से ही वो एक सीक्रेट लैबोरेटरी में बंद था, जहां पागल साइंटिस्ट्स उस पर रोज एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उनका गोल था उसकी पावर चुरा लेना और खुद इमॉर्टल बन जाना। हर दिन उसके लिए एक नया टॉर्चर होता था, लेकिन एक दिन एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे एस्केप करने का चांस मिल गया। लैब में सालों तक बंद रहने की वजह से उसने वहां के सिस्टम्स और सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी नॉलेज गैदर कर ली थी। इसी नॉलेज का यूज़ करके वो कंट्रोल रूम तक पहुंच गया ताकि पूरे फैसिलिटी की पावर बंद कर सके। अगर पावर कट हो जाता तो सिक्योरिटी सिस्टम्स और एक्सपेरिमेंट्स सब बंद हो जाते। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम शटडाउन करने वाला था, दो गार्ड्स उस पर अचानक अटैक कर देते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं बिल्कुल उस मोमेंट पर जब वो सब कुछ बंद करने वाला था। गार्ड उसे दोबारा उस डार्क सेल में ले जाना चाहते थे, जहां उसके साथ मछली की तरह चीर फाड़ करके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। इसलिए इस बार उसने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया। उनके साथ वापस घसीटे जाने के बजाय उसने अपनी मर्जी से डेथ चूज की। वो इलेक्ट्रिक सिस्टम को ओवरलोड करके खुद को इलेक्ट्रिक्यूट कर देता है और साथ ही उन दोनों गार्ड्स को भी उड़ा देता है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में पूरी लेबोरेटरी ब्लास्ट से तबाह हो जाती है। सब कुछ मलबे में बदल जाता है और जब सब कुछ खत्म होता है, मलबे के बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा होता है, वही लड़का। क्योंकि उसके पास है हार्ट ऑफ रेजरेक्शन, इसलिए मरने के बाद भी वो फिर से जिंदा हो जाता है। स्टोरी फिर एक दूसरी जगह शिफ्ट होती है। वहां एक लड़का कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा होता है, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। लोग कहते हैं कि स्पेशल हार्ट्स वाले लोग भगवान का वरदान होते हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये सब बकवास है, क्योंकि जिस दिन उसका हार्ट म्यूटेट हुआ था, उसी दिन से उसकी लाइफ एक लिविंग हेल बन गई थी। या फिर उस एक्सप्लोजन के बाद उसका जो कुछ बचा है, अब वो उन लोगों से भाग रहा है जो अभी भी उससे ढूंढ रहे हैं ताकि फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। उसके पास ना घर है ना फैमिली, इसलिए वो एक रैकून की तरह कचरे में खाना ढूंढने पर मजबूर है। तभी उसकी नज़र ब्रेड के एक टुकड़े पर पड़ती है। ब्रेड थोड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं थी। भूखे होने की वजह से वो तुरंत उसे खाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो खा रहा होता है, उसकी नज़र एक डॉग पर पड़ती है जो अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे देख रहा होता है। और यहाँ पर उस लड़के की असली काइंडनेस दिखाई देती है। खुद कई दिन से भूखा होने के बावजूद भी वो अपनी बची हुई ब्रेड उस डॉग को ऑफर कर देता है, लेकिन डॉग का ध्यान ब्रेड पर नहीं बल्कि उसके पतले और हड्डी जैसी फिंगर्स पर ज़्यादा होता है। कुछ मिनट बाद वो स्ट्रे एनिमल्स के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे थोड़ी दूर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे डर लगता है कि कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग तो नहीं जो उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो उठकर चेक करने चला जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक विमेन को जबरदस्ती कुछ करने पर मजबूर किया जा रहा है। 3 आदमी उससे हरास कर रहे होते हैं। वुमन उन्हें बार बार वॉर्न करती है, लेकिन वो तीनों बिल्कुल भी पीछे हटने को रेडी नहीं होते। उनका बस एक ही इंटेंशन होता है, थोड़ा मजा लेना। इस सब के बीच हमारा मेन कैरेक्टर भी एक चीज को घूर रहा होता है, और वो चीज थी उस वुमन के हाथ में डॉग फूड का बैग। इसका मतलब था कि वो वुमन यहाँ स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने आई थी, लेकिन गलती से इन गंदे लोगों के चक्कर में फंस गई। ये सब देखकर हमारा हीरो और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता। आखिरकार वो छुपने की जगह से बाहर आता है और उन 3 पागल आदमियों को वार्निंग देता है, उस औरत को अकेला छोड़ दो। लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड था, वो बेवकूफ़ उसकी बात बिल्कुल उल्टा करते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस कोई होमलेस आदमी है जो हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि पहले इसे ही निपटा देते हैं, फिर लड़की को देख लेंगे। तभी उनमें से एक आदमी उसके चेहरे पर बंधा कपड़ा खींच देता है, और जैसे ही उन्हें उसका असली चेहरा दिखता है, दोनों शॉक में जम जाते हैं। उनके सामने एक इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती हड्डियों का ढांचा खड़ा था। ब्लॉन्ड वाला आदमी डर के मारे तुरंत पीछे कूद जाता है। तब हमारा हीरो अपनी ही बॉडी से एक रिब यानी पसली तोड़ लेता है और उससे वेपन की तरह पकड़ लेता है। फिर वो ठंडी आवाज में उन तीनों को वार्न करता है, यहां से चले जाओ वरना पछताना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो तीनों इतने डर जाते हैं कि सीधा उल्टा भागने लगते हैं। अब लड़की उससे थैंक यू बोलना चाहती है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। जब वो देखती है कि हीरो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो वो आंखें बंद कर लेती है।
सोचकर कि शायद अब उसका भी एंड हो गया। लेकिन जब वो फिर से आंखें खोलती है तो सामने का सीन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। हीरो जमीन पर बैठा हुआ होता है और डॉग फूड खा रहा होता है। ये देखकर लड़की कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, कोई इंसान इतनी गंदी चीज कैसे खा सकता है। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखकर हमारा हीरो शर्मिंदा होकर उससे माफी मांग लेता है। कहता है कि उसने उसे पहले डरा दिया था, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। हीरो को इस रिएक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसी रिएक्शंस का पहले से ही आदत हो चुकी है। उसके लिए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब वो आराम से डॉग फूड खा सकता था। लेकिन लड़की पूरी तरह से वहां से गई नहीं थी। वो थोड़ी दूर से छुपकर उसे ऑब्जर्व कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि वो अजीब क्रीचर असल में है क्या। उसे लग रहा था कि वो कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एक बात समझ आती है, वो क्रीचर उसे बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद वो एक इंसान हो जिसका हार्ट म्यूटेट हो चुका है। उसे पता था कि म्यूटेटेड हार्ट्स वाले लोग अलग अलग पावर्स रखते हैं। ये समझते ही लड़की को गिल्ट फील होने लगता है, क्योंकि उस आदमी ने तो उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसने थैंक यू बोलने के बजाय उससे डरकर भाग लिया। लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो वापस हमारे हीरो के पास आती है। अपॉलॉजी के तौर पर वो अपने बैकपैक से एक सैंडविच निकालती है और हमारे लड़के को ऑफर करती है। ये छोटा सा जेस्चर हीरो को बहुत सरप्राइज कर देता है, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे कुछ दिया था। इसलिए कांपते हुए हाथों से वो सैंडविच लेने के लिए हाथ बढ़ाता है और लड़की को थैंक यू बोलता है। हीरो को सैंडविच को बस घूरते हुए देखकर लड़की फिर से उसके साथ रूड बिहेव करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन हमारा हीरो शांति से कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल था। मेरे जैसे दिखने वाले को देखकर कोई भी डर जाता। जैसे ही वो सैंडविच का पहला बाइट लेता है, टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग और डिलिशियस होता है कि उसकी जुबान ऑलमोस्ट नम हो जाती है। उसके लिए वो मोमेंट स्वर्ग जैसा बन जाता है। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। वो लड़की की तरफ देखकर धीरे से कहता है, अगर मैं अब मर भी जाऊं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। फिर वो उससे एक एंजल के जैसे थैंक करता है। लड़की उसे थोड़ा नॉर्मल होने को बोलती है और फिर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है, या फिर मुझे तुम्हें कोई नाम देना पड़ेगा। तब हमारा हीरो अपना नाम बताता है, मेरा नाम किम जियो है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स किम जियो, मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए। और फिर वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम सोन हाई है। जब इंट्रोडक्शंस खत्म हो जाते हैं, सोन हाई क्यूरियोसिटी से पूछती है कि तुम इस कचरे के डंप में क्या कर रहे हो। हमारे हीरो बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए सच बोल देता है। वो कहता है कि वो इंस्टीट्यूट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से भाग रहा है। ये सुनते ही सोन हाई थोड़ी डर जाती है, क्योंकि अगर वो उसकी हेल्प करती है तो वो भी डेंजर में पड़ सकती है। तब किम जियो उसे समझाता है कि इंस्टीट्यूट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो हार्ट म्यूटेंट्स को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स करती है, और किम जियो खुद उनका एक टेस्ट सब्जेक्ट था जो किसी तरह वहां से एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया। तब से वो लगातार भाग रहा है। ये सब सुनकर सोन हाई और ज्यादा शॉक हो जाती है। वो डर के साथ पूछती है, उन लोगों ने तुम पर ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे तुम्हारी ये हालत हो गई। ये सवाल किम जियो को कुछ सेकंड्स के लिए चुप कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें, लेकिन आखिर में वो डिसाइड करता है कि सब कुछ सच सच बता दे। वो कहता है, 10 साल पहले मुझे उस जगह ले जाया गया था और उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी सिर्फ टॉर्चर बन गई। तब से इंस्टीट्यूट के लोग उस पर एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट तो इतना ब्रूटल था कि उन्होंने उसे हर तरह का पॉइजन जबरदस्ती पिलाया, बोलते हुए कि वो नए ड्रग्स टेस्ट कर रहे हैं। कभी वो उसका बॉडी काट कर उसके ऑर्गन्स के साथ छेड़छाड़ करते थे, ये कहकर कि वो ट्रांसप्लांट कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं, और ऐसे ही अनगिनत क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स उस पर किए गए। ये सब सुनते ही सोन हाई का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि कोई 10 साल तक इतना टॉर्चर झेल सकता है। फिर वो धीरे से पूछती है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ये सवाल थोड़ा ऑब्वियस था, लेकिन फिर भी किम जियो शांति से जवाब देता है। वो कहता है, क्योंकि मेरे पास हार्ट ऑफ रेजरेक्शन है, और वो लोग उस पावर को चाहते थे। उनका गोल था उसकी इमॉर्टैलिटी की पावर को चुरा लेना। इसलिए उसे इतनी बार मारा गया, काटा गया और फिर जिंदा होने दिया गया कि वो खुद काउंट भी नहीं कर सकता। और इसी एंडलेस टॉर्चर की वजह से उसका बॉडी आज इतना हॉरिफाइंग दिख रहा है। चाहे उस कल जैसे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना हो, फिर भी सोन हाई उसके वर्ड्स के पीछे छुपा दर्द महसूस कर लेती है।
अब जब उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो वो डिसाइड करती है कि वो किम जियोक की हेल्प करेगी। इसलिए बिना कुछ सोचे वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहां से भागने लगती है। किम जियो हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? लेकिन सोनहाई बस कहती है, बस थोड़ा सा वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। और उस मोमेंट पर 10 साल में पहली बार किम जियो किसी औरत का टच फील करता है। उसके लिए ये फीलिंग इतनी नई होती है कि वो शर्म से हल्का सा ब्लश करने लगता है, जैसे उसने जिंदगी में पहली बार किसी की वार्मथ महसूस की हो। उसके दिमाग में तो फ्यूचर की पूरी फैंटेसी चल रही थी, जैसे ये 10 ऑन 10 ब्यूटी वाली लड़की उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन उसका ये स्वीट इमेजिनेशन अचानक टूट जाता है। चलते चलते अचानक उसका हाथ अपने सॉकेट से निकल जाता है। ये देखकर सोनहाई बिल्कुल पैनिक हो जाती है। उसके हाथ में किम जियो का अलग हुआ आर्म रह जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। डर के मारे वो बार बार अपॉलॉजी बोलती है और घबरा कर पूछती है, मैं क्या करूं? ये कैसे ठीक होगा? लेकिन किम जियो बिल्कुल काम रहता है। वो कहता है, टेंशन मत लो, ये मेरे लिए नॉर्मल है। अगले मोमेंट ही वो अपना आर्म वापस बॉडी में लगा लेता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि अगर उसके लिम्स ज़्यादा डैमेज ना हो तो वो उन्हें दोबारा जोड़ सकता है। लेकिन सोनहाई अभी भी शॉक से बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए किम जियो टॉपिक चेंज कर देता है और पूछता है, वैसे तुम मुझे ले कहाँ जा रही थी? कुछ मिनट बाद सीन चेंज होता है। अब किम जियो नए कपड़े पहने खड़ा होता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड, और सोनहाई खुशी खुशी उसे और चीज़ें दिखाती है जो वो उसके लिए लाई है। वो थोड़ी शर्माते हुए कहती है, सॉरी, ये सब सस्ता है। फिर मुस्कुराकर बोलती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए पहनने के लिए ठीक होना चाहिए। ये देखकर किम जियो के लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल बन जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार कोई उसके लिए कपड़े और चीज़ें लाया था। किम जियो को समझ ही नहीं आता कि वो इतनी हेल्प के लिए उसका कैसे शुक्रिया अदा करे, इसलिए वो सर झुकाकर सोनहाई को थैंक्स बोलता है। कहता है कि ये मेरे लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोनहाई अभी भी रुकने वाली नहीं थी। अब उसका नेक्स्ट मिशन था किम जियो के स्कैरी फेस को थोड़ा नॉर्मल बनाना। इसलिए वो मेकअप निकालकर उसके फेस पर लगाना शुरू कर देती है। मास्क यूज़ करने का ऑप्शन था, लेकिन किम जियो के कान ही नहीं थे, इसलिए मास्क टिक नहीं पाता। इसी वजह से मेकअप ही बेस्ट ऑप्शन था। थोड़ी देर बाद मेकअप कंप्लीट हो जाता है और ऑनेस्टली सोनहाई ने काफ़ी अच्छा काम किया होता है। फिर भी वो थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर कहती है, सॉरी, ये परफेक्ट नहीं है। वैसे भी ये पहली बार है जब मैंने किसी स्कल पर मेकअप लगाया है। किम जी वो तुरंत उससे रीअश्योर करता है, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। तभी सोनहाई नोटिस करती है कि किम जियो उसकी तरफ घूर रहा है। वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन अगले ही मोमेंट वो टाइम देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुकी होती है। इसलिए वो जल्दी से मुड़कर जाने की तैयारी करती है और जाते जाते किम जियो को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने उसे उन गुंडों से बचाया था। और भागते हुए आखिरी बार चिल्लाकर कहती है, इन डॉग्स का ख्याल रखना। फिर वो वहां से दौड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद किम जियो धीरे से जमीन पर बैठ जाता है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है। वो सोचने लगता है, क्या वो कल फिर मुझसे मिलने आएगी? तब उसके दिमाग में अपने पास्ट की यादें वापस आने लगती हैं। वो डरावना लेबोरेटरी, वो लोग जो उस पर टॉर्चर करते थे, और वो लोग जो एस्केप के बाद उससे मॉन्स्टर समझकर ट्रीट करते थे। लेकिन सोनहाई उन सब लोगों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो पहली इंसान थी जिसने उसे उसकी स्कैरी अपीयरेंस के बावजूद एक इंसान की तरह ट्रीट किया। और किम जियो को रियलाइज़ होता है कि ये सब उसके डॉग फ्रेंड्स की वजह से हुआ। अगर वो स्ट्रे डॉग्स के साथ वहां नहीं रुकता तो शायद वो कब का उस जगह से चला गया होता और सोनहाई से कभी मिल ही नहीं पाता। इसलिए थैंक यू बोलने के लिए वो डिसाइड करता है कि इस डॉग को एक नाम देगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसे परफेक्ट नाम मिल जाता है। वो डॉग की तरफ देखकर कहता है, आज से तुम्हारा नाम पटेटो है, डॉग। और लगता है डॉग को भी ये नाम पसंद आ जाता है। फिर किम जियो पटेटो को बताता है कि सोनहाई ने जो सैंडविच दिया था वो कितना डिलिशियस था, और वो सोचने लगता है, क्या वो लड़की सच में एक एंजल हो सकती है जो इंसान के रूप में आई हो। इसी वजह से वो अगले दिन का इंतजार करने लगता है, शायद सोनहाई फिर उससे मिलने वापस आए। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक पेनफुल रियलाइजेशन आता है, वो सिर्फ हड्डियों का एक चलने वाला ढांचा है, और सबसे बड़ी बात, वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से भाग रहा है जो उसे हर हाल में वापस पकड़ना चाहती है। इसका मतलब था कि जो भी उसके करीब आएगा वो भी डेंजर में पड़ जाएगा। और किम जियो बिल्कुल नहीं चाहता था कि सोनहाई उसकी प्रॉब्लम्स में फंस जाए। इसलिए हैवी हार्ट के साथ वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है, ताकि अगर कोई उन्हें साथ देख ले तो सोनहाई ट्रबल में ना पड़ जाए।
अगला दिन शहर के एक दूसरे कोने में सीवर के अंदर किम जियो सोया हुआ होता है। चारों तरफ कचरा पड़ा होता है। अचानक उसे अपने बॉडी के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है और वो शॉक में उठ बैठता है। एक्चुअली रात भर वो इतना इमोशनल और कंफ्यूज था कि बिना सोचे समझे इधर उधर भटकता रहा और फाइनली थकान की वजह से सीवर में ही गिरकर सो गया। तभी उसका पेट जोर से आवाज करता है क्योंकि वो फिर से भूखा हो चुका था। इसलिए वो अपनी हुडी के अंदर हाथ डालता है और कल बचाया हुआ डॉग फूड निकालता है जो उसने इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखा था। अब भूख मिटाने के लिए वो वही खाने वाला होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कल सोनहाई का टेस्टी सैंडविच खाने के बाद अब उसका मन डॉग फूड खाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसलिए वो अपनी इमेजिनेशन में सोनहाई को सोचता है जैसे वो उसे फिर से एक और डिलिशियस सैंडविच दे रही हो, और उस इमेजिनेशन के साथ वो मजबूरी में डॉग बिस्किट्स खाना शुरू कर देता है। तभी अचानक साइड से कुछ आवाज आती है। वो मुड़कर देखने ही वाला होता है कि पटेटो लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है। पटेटो सीधा उसके हाथ से सारे बिस्किट्स छीन लेता है। किम जियो शॉक में रह जाता है। गुस्से में वो पटेटो से कहता है, ये क्या था, मेरे लिए एक भी बिस्किट नहीं छोड़ा। लेकिन फिर अचानक वो रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसने पोटैटो को कल एले में ही छोड़ दिया था, तो फिर पोटैटो यहाँ सूअर में उसके सामने कैसे आ गया। अगले ही मोमेंट उसके दिमाग में रियलाइजेशन आता है, अगर पोटैटो उससे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया है तो इसका मतलब सोनहाई भी उसके पीछे आई होगी। और जैसे ही वो ये सोचता है उसके कानों में एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर देखता है और वहाँ सोनहाई खड़ी होती है, पूरी तरह पसीने से भीगी हुई, थकी हुई। क्लियरली वो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किम जियो के बिना बताए चले जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी। लेकिन किम जियो के लिए वो मोमेंट कुछ और ही था। वो बस हाईजी को देखकर खुश हो रहा था और उसने सोचा, अच्छा हुआ मेरे फेस पर स्किन नहीं है, वरना मेरी खुशी क्लियरली दिख जाती। थोड़ी देर बाद हाईजी उसे डांटना शुरू करती है। वो गुस्से में कहती है कि वो और पोटैटो पूरे शहर में उसे ढूंढते फिर रहे थे और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। किम जियो शर्मिंदा होकर अपॉलॉजी मांगता है। वो समझाता है कि वो जानबूझकर चला गया था क्योंकि वो हाईजी को अपनी डेंजरस सिचुएशन में नहीं घसीटना चाहता था। ये बात सुनते ही हाईजी के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। उसे समझ आ गया था कि किम जियो उसकी सेफ्टी की चिंता कर रहा था। वो कहती है कि अब सब ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने उसे फिर से ढूंढ लिया। फिर हाईजी टॉपिक चेंज करती है और एक्साइटेड होकर किम जियो को वो सारी टेस्टी चीजें दिखाती है जो वो उसके लिए लाई थी। क्योंकि किम जियो को नॉर्मल फूड खाने का एक्सपीरियंस ही नहीं था, हाईजी डिसाइड करती है कि वो उसे प्रॉपरली खाना खाना सिखाएगी। वो कुकीज पर मिल्क डालती है और किम जियो को कहती है, ट्राई करके देखो। किम जियो उस डिश को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल चल रहा था, क्या ये भी उस सैंडविच इतना टेस्टी होगा। जैसे ही वो एक बाइट लेता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। उसकी आंखों के सॉकेट से आंसू निकलने लगते हैं। टेस्ट इतना अमेजिंगली डिलीशियस था कि वो इमोशनल हो गया। हैजी ये देखकर हल्की सी हंसी नहीं रोक पाती क्योंकि उस मोमेंट में किम जियो बहुत ही क्यूट लग रहा था। इसी बीच किम जियो नोटिस करता है कि उसका हाथ धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा है। ये देखकर हैजी भी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी को ऐसे रीजनरेट होते हुए देखा था। क्यूरियस होकर वो पूछती है, तुम्हारा बॉडी कंप्लीटली रीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है। किम जियो कामली जवाब देता है, यूजुअली कुछ साल लग जाते हैं, लगभग 2-3 साल। ये सुनते ही हेजी शॉक हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम बहुत ही स्ट्रेंज था। तब किम जियो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो नॉर्मल फूड खाता रहे तो इतना टाइम लगता है। हेजी तुरंत पूछती है, तो फिर फास्टर वे क्या है। किम जियो को पता था कि इसका असली जवाब हेजी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसका बॉडी जल्दी रीजनरेट होने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो ये सच हेजी को बता देता तो वो ज़रूर बहुत ज़्यादा डर जाती। इसीलिए उसने सच छुपा लिया और एक बहाना बना दिया। उसने कहा कि फास्ट रीजनरेशन का मेथड सिर्फ उस रिसर्च फैसिलिटी में पॉसिबल था जहां पर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ये सुनकर हेजी क्यूरियस हो गई और पूछने लगी, क्या वो लोग वहां तुम्हें हील भी करते थे। किम जियो ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने के लिए उन्हें उसे जिंदा और ठीक रखना पड़ता था, इसीलिए वो लोग उसका ट्रीटमेंट भी करते थे। फिर उसने हेजी को एक इम्पॉर्टेंट बात समझाई। उसने कहा कि वो लोग उसे एक स्पेशल स्पेसिमेन समझते थे, एक ऐसी चीज़ जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकते। इसी वजह से वो अभी भी उसे ढूंढ रहे होंगे और अगर हाईजी उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई तो उसकी लाइफ भी डेंजर में पड़ सकती है। इसीलिए किम जियो उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे हेल्प करना बंद कर दो, वरना तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी।
लेकिन ये बात सुनने के बाद हाईजी रुकने वाली नहीं थी। उल्टा उसकी स्टबर्ननेस और बढ़ गई। वो तुरंत डिसाइड करती है कि वो किम जियो को पुलिस स्टेशन ले जाएगी ताकि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो सब रिपोर्ट किया जा सके। लेकिन किम जियो से रोक देता है। वो कहता है कि वो पहले ही पुलिस के पास जा चुका है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसे एक मॉन्स्टर समझा। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट गोली से मारा ही जाता, लेकिन हाईजी उससे कॉन्फिडेंटली कहती है, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर वो एक इंपॉर्टेंट बात बताती है, उसकी बड़ी बहन एक पुलिस ऑफिसर है और हाईजी को पूरा यकीन था कि अगर कोई किम जियो की हेल्प कर सकता है तो वो उसकी सिस्टर ही है। उसकी कॉन्फिडेंस का एक और रीजन भी था। हाईजी बताती है कि उसकी सिस्टर भी एक हार्ट म्यूटेंट है, बिल्कुल किम जियो की तरह। ये सुनते ही किम जियो के अंदर थोड़ी सी होप जगती है, लेकिन साथ ही वो अंदर ही अंदर टेंशन में भी था, क्योंकि वो जानता था कि इंस्टीट्यूट वाले कितने डेंजरस हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हेजी और उसकी सिस्टर किम जियो को शेल्टर दे रहे हैं तो वो दोनों सिस्टर्स को भी टारगेट बना सकते हैं। लेकिन हेजी फिर भी उसे रीअश्योर करती है। वो कहती है, कुछ बुरा नहीं होगा, बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो। थोड़ी देर बाद हेजी वहां के स्ट्रे डॉग्स से गुड बाय बोलती है और उन्हें कहती है कि अच्छे से रहना जब तक वो पुलिस स्टेशन जाकर वापस आए। किम जियो भी पोटैटो को प्यार से पैट करता है। वो उसका थैंक यू करता है क्योंकि जब वो एली में रह रहा था तब पोटैटो ने उसकी प्रोटेक्शन की थी। फिर वो पोटैटो से प्रॉमिस करता है, जब मैं ये सब काम खत्म कर लूंगा तो मैं वापस तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। उसके बाद किम जियो और हेजी वहां से बाहर निकलने लगते हैं। यहीं पर स्टोरी का एक बड़ा रिवील होता है। पता चलता है कि किम जियो पिछले 3 साल से भाग रहा था। जो बड़ा एक्सप्लोजन उस रिसर्च बिल्डिंग में हुआ था जहां से वो भागा था, वो इंसिडेंट 3 साल पहले हुआ था और इतने सालों तक वो समहाउ सबकी नज़रों से बचकर जिंदा रहा। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। अब जब उसको फाइनली कोई ऐसा इंसान मिला था जो सच में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो डर कर छुपने वाला नहीं है। लेकिन तभी एक ब्लैक वैन फुल स्पीड में उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और अगले ही सेकंड सब कुछ हो जाता है। वैन सीधा किम जियो को टकरा देती है। हेजी की नज़र से देखा जाए तो उसने सिर्फ ये देखा कि किम जियो हवा में उछल गया। वो जोरदार तरीके से जमीन पर गिरता है, सीधा अपने सिर के बल। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि उसकी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाता। और फिर वो अपना सबसे बड़ा डर सच होता हुआ देखता है। वैन से इंस्टीट्यूट के लोग बाहर निकल आते हैं। उनका बॉल्ड लीडर चिल्लाता है, उस लड़के को पकड़ो और मैं इस लड़की को हैंडल करता हूँ। उसके ऑर्डर मिलते ही कई कार से गूंज बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड्स में किम जियो को कंप्लीटली पकड़कर बांध दिया जाता है। जब किम जियो ऊपर देखता है तो एक आदमी उसकी तरफ आता हुआ दिखता है। वो आदमी बड़े मोटे होंठ वाला, बहुत ही भारी बॉडी का ब्रूट था, बिल्कुल चलती हुई मीट की दीवार जैसा। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये वही आदमी था जो उन लोगों में से एक था जिन्होंने 10 साल तक किम जियो पर टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब जब उन्हें किम जियो दोबारा मिल गया था तो वो उस पर और भी ज़्यादा जुल्म करने के लिए रेडी थे। थोड़ी देर बाद कई वैन्स और कार्स रोड पर फुल स्पीड से भाग रही थीं। लेकिन किम जियो उन गाड़ियों के अंदर नहीं था। उन लोगों ने उसे गाड़ी के पीछे बांध दिया था और गाड़ी के साथ उसे सड़क पर घसीट रहे थे। उसका बॉडी रोड पर पड़ी चीज़ों से टकरा रहा था, कभी पत्थर, कभी कचरा, कभी रोड के बम्स। फिर भी किम जियो अपने दर्द के बारे में नहीं सोच रहा था। उसका सबसे बड़ा कंसर्न हेजी थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लोग उसे भी किडनैप कर चुके थे और किम जियो को पता था कि अगर वो लोग हेजी को ले गए तो वो उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इसीलिए वो किसी भी हालत में उन्हें हेजी को ले जाने नहीं देना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है एक कार के अंदर, जहां 2 गूंज हेजी को पकड़कर बिठाए हुए थे और वो ड्राइवर पर चिल्ला रहे थे कि गाड़ी और तेज चलाओ। दूसरी तरफ किम जियो रोड पर घसीटा जा रहा था। उसकी बॉडी इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो इन लोगों को रोक नहीं पा रहा था। उस वक्त अंदर ही अंदर वो बस ये दुआ कर रहा था कि काश कोई आ जाए और कम से कम हेजी को बचा ले। और तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। उसके सारे डॉग फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। जो स्ट्रे डॉग्स उसके साथ एली में रहते थे, सब मिलकर उसे बचाने के लिए आ गए। वो उस रोप को काटने लगते हैं जिससे किम जियो गाड़ी के पीछे बंधा हुआ था। सबसे आगे पोटैटो था। पोटैटो रोड पर घसीटने के बावजूद रोप को छोड़ नहीं रहा था। आखिरकार पोटैटो रोप को जोर से काटकर 2 टुकड़े कर देता है। जैसे ही रोप टूटती है, कार अचानक ब्रेक्स मारकर रुक जाती है। गूंज गाड़ी से बाहर निकलते हैं देखने के लिए क्या हुआ, और जब वो बाहर आते हैं तो रोड के बीच में किम जियो को देखते हैं। वो दर्द से कांप रहा था क्योंकि उसका बॉडी बहुत डैमेज हो चुका था, लेकिन उसके आसपास कई स्ट्रे डॉग्स खड़े थे, जैसे वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हों।
गूंज को ये सब कोई बड़ी बात नहीं लगती। वो सोचते हैं कि बस कुछ कुत्ते हैं और वो इन सबको मारकर हटा देंगे। इसलिए वो डॉग्स को पीटने और किम जियो को फिर से पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। किम जियो भी जानता था कि ये डॉग्स इन डेंजरस लोगों के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वो खुद उठकर उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी बॉडी इतनी टूट चुकी थी कि वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट के गोन्स बिल्कुल भी नहीं रुकते। वो अपने वेपन से डॉग्स को मारना शुरू कर देते हैं। ये देखकर किम जियो अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन पर घिसते हुए उनकी तरफ पड़ने लगता है ताकि किसी तरह डॉग्स को बचा सके, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी उसकी नज़र पोटैटो पर पड़ती है। पोटैटो एक गून के पैर में अपने दांत काट चुका था। उस मोमेंट पर किम जियो को एक बात याद आती है, अगर वो थोड़ा सा ब्लड अब्सॉर्ब कर ले तो शायद उसकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेंथ रिकवर कर सके। ये सोचकर वो अपने पास पड़े ब्लड के छोटे से पडल की तरफ खिसते हुए बढ़ने लगता है, लेकिन वो उस तक पहुंच भी नहीं पाता। तभी एक आदमी की जोर से चीख सुनाई देती है और रेड ब्लड हर तरफ बिखर जाता है। और फिर सबसे दर्दनाक मोमेंट आता है। किम जियो अपनी आंखों के सामने पोटैटो की बॉडी को गिरते हुए देखता है। पोटैटो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उस मोमेंट पर किम जियो की दुनिया जैसे रुक जाती है और जब वो चारों तरफ देखता है तो उसका दिल और टूट जाता है। सिर्फ पोटैटो ही नहीं, सारे स्ट्रे डॉग्स जो इतने सालों तक उसके साथ रहे थे, जो तब भी उसके साथ खड़े रहे जब पूरी दुनिया ने उसे मॉन्स्टर समझकर ठुकरा दिया था, सब जमीन पर बेजान पड़े थे। और वो क्रूअल गूंस उन बेचारे एनिमल्स पर जरा भी रहम नहीं कर रहे थे। वो अब भी अपने वेपन से उन्हें मारते जा रहे थे। ये सब देखते ही किम जियो के दिमाग में पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसे याद आता है वो रिसर्च फैसिलिटी का नरक, जहां उसने 10 साल तक टॉर्चर झेला था। वो लोग उसकी बॉडी में ज़बरदस्ती ब्लड पंप करते थे ताकि वो जिंदा रहे, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस पर और नए और ज़्यादा क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। हर दिन सेम टॉर्चर रिपीट होता था। इतना ही नहीं, किम जियो को मरने की भी इजाज़त नहीं थी। चाहे वो कितनी भी बार डेथ की दुआ करता, वो लोग उसे जिंदा रखते थे ताकि एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर सकें। फिर एक दिन वो किसी तरह वहां से भाग निकला। उस वक्त उसने सोचा था कि फैसिलिटी से निकलने के बाद उसकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। जब भी लोग उसे देखते हैं वो उसे एक मॉन्स्टर समझते। सब उसको ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए फैसिलिटी से भागने के बाद भी उसकी लाइफ नहीं बदली। वो अब भी अकेला था और दुनिया अब भी उसे एक फ्रीक समझ रही थी जिसे मिटाना ज़रूरी है। लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ में 2 चीज़ें आईं, वो स्ट्रे डॉग्स और हाईजी। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने उसे मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंसान की तरह ट्रीट किया। अब जब किम जियो ये सब यादें याद करता है, उसका दर्द और गुस्सा एक साथ उसके दिल को रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा रिएक्शन जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं किया था। और फिर कुछ इम्पॉसिबल सा होने लगता है। ज़मीन पर पड़े उन सब डॉग्स का ब्लड खुद ब खुद हवा में उठने लगता है। वो सीधा किम जियो की तरफ उड़ने लगता है। अगली ही सेकंड उसके पूरे बॉडी के अराउंड ब्लड का एक टॉर्नेडो बन जाता है और सबके सामने उसकी बॉडी रीजेनरेट होने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में उसके सारे ब्रोकन लिम्स ठीक हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका पूरा बॉडी वापस नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर खुद किम जियो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को कभी इतनी फास्ट रीजेनरेट होते नहीं देखा था। और एक और शॉकिंग चीज़, उसकी स्किन भी वापस आ चुकी थी। उसे याद ही नहीं था कि उसने लास्ट टाइम अपनी स्किन कब देखी थी। उस मोमेंट पर उसको अपना बचपन याद आता है, जब उसका बॉडी नॉर्मल और जिंदा महसूस होता था। फिर वो अपने आसपास पड़े उन सब डॉग्स की बॉडीज को देखता है जो अपनी जान देकर उसे स्ट्रेंथ दे गए थे, जैसे उन्होंने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ उसको दे दी हो ताकि वो हाईजी को बचा सके। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट के गूंस पैनिक में आ जाते हैं। वो अपने बॉस से पूछते हैं, अब क्या करें, ये लड़का तो फिर से 100% हो गया। बॉस का जवाब सिंपल था, प्लान चेंज नहीं होगा, इसका सर कुचल दो और इसे वापस बेस ले चलो। लेकिन वो आदमी अपना वेपन उठाकर अटैक करता, उससे पहले ही कुछ और हो जाता है। एक जबरदस्त पंच सीधा उसके फेस पर पड़ता है। पंच इतना पावरफुल था कि उस आदमी का पूरा मुंह अंदर की तरफ धंस जाता है। और हाँ, ये पंच किम जियो का था। लेकिन अब किम जियो पहले जैसा नहीं रहा था। वो आदमी सीधा हवा में प्रोजेक्टाइल की तरह उड़ता है और जाकर वैन से टकरा जाता है। इम्पैक्ट इतना डेंजरस था कि लगता है वो दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन उस मोमेंट में किम जियो का फोकस फाइट पर नहीं था। वो पोटैटो की बॉडी को उठाता है। अपने लॉयल फ्रेंड को वो एक लास्ट हक देता है। उसकी आवाज़ में दर्द था जब वो कहता है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया। फिर वो एक प्रॉमिस करता है, तुम्हारी सैक्रिफाइस में वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं उन लोगों को ढूंढूंगा और हेजी को हर हाल में बचाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है शहर के एक दूसरे हिस्से में। वहां कई ब्लैक कार्स एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती हैं। बिल्डिंग के अंदर हेजी को लाया गया था।
कुछ देर बाद वो अपने फेस पर लगा सफोकेटिंग मास्क हटा पाती है। जब वो इधर उधर देखकर सिचुएशन समझने की कोशिश करती है तो उसे कई खतरनाक और अजीब आदमी अपने आसपास खड़े नजर आते हैं। लेकिन सिर्फ उन लोगों को देखकर ही वो नहीं डर रही थी, उसे सबसे ज्यादा डर किसी और चीज को देखकर लगा था। रूम के एक कोने में कुछ लोग विक्टिम्स के ऑर्गन्स निकाल रहे थे। वो लोगों के बॉडी से ऑर्गन्स काट कर निकाल रहे थे ताकि उन्हें इलीगल बायर्स को बेच सकें। ये देखकर हिजी अंदर तक कांप जाती है और सबसे हॉरिफाइंग बात ये थी कि वो खुद भी उनका नेक्स्ट टारगेट थी। लेकिन उससे पहले वो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए उसके साथ मज़ा लेने का प्लान बना रहे थे। उनमें से एक आदमी किम जियो की फ़ोटो हेजी को दिखाता है और ठंडे अंदाज में कहता है, अगर किसी को ब्लेम करना है तो इस लड़के को करो। वो कहता है कि हाईजी इस मुसीबत में सिर्फ इसलिए फंसी है क्योंकि उसने उस स्केलेटन जैसे लड़के के साथ इन्वॉल्व होने की गलती की। फिर वो आदमी हाईजी को धमकी देता है। वो कहता है, यहाँ चुपचाप रहो, कोई आवाज़ मत करना, क्योंकि उसे डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हाईजी ने ज़रा सी भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो कुछ ही देर में वो भी उस स्ट्रेचर पर होगी जहां लोगों के ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे। जब वो आदमी हाईजी को थ्रेटन कर ही रहा होता है तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठाकर अपने आदमियों पर गुस्सा करता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, उस लड़के को अब तक यहाँ क्यों नहीं लाए। फ़ोन के दूसरी साइड से एक आदमी पूरी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि अचानक कई स्ट्रे डॉग्स आ गए थे जो उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो एक और शॉकिंग बात बताता है, वो स्केलेटन जैसा लड़का अचानक एक नॉर्मल इंसान में बदल गया। बॉस को पहले तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या बकवास सुन रहा है, इसलिए वो गुस्से में कहता है, सीधा बताओ क्या हुआ है। लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। किम जियो उनके हाथ से भाग चुका था और सबसे बुरी बात, उन्हें पता भी नहीं था कि वो अब कहाँ है। ये सुनते ही बॉस का गुस्सा फट पड़ता है। वो फ़ोन पर चिल्लाकर कहता है, उसे ढूंढो, चाहे जो भी करना पड़े। अगर वो स्केलेटन दोबारा नहीं मिला तो तुम सब मर चुके हो। इतना कहकर वो गुस्से में फ़ोन ज़ोर से काट देता है। उसके बाद वो तुरंत हाईजी की तरफ मुड़ता है। वो उससे गुस्से में पूछता है, वो लड़का कहाँ गया। लेकिन हाईजी को सच में कुछ नहीं पता था। वो कहती है कि उसे नहीं पता किम जियो कहाँ गया होगा। लेकिन बॉस उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। वो और ज़्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हें पता भी है वो चीज़ कितनी कीमती है। वो डिमांड करता है कि हाईजी सच बताए, लेकिन हाईजी का जवाब वही रहता है, उसे सच में नहीं पता। ये सुनकर बॉस का गुस्सा और भड़क जाता है। वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और हाईजी के सामने ब्लेड दिखाते हुए धमकी देता है, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बॉडी में नए नए छेद बना दूंगा। नाइफ की ठंडी स्टील ब्लेड जब हाईजी के फेस के सामने आती है तो वो डर के मारे कांपने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उस मोमेंट पर उसके दिमाग में किम जियो की बात घूमने लगती है, जब उसने उससे वॉर्न किया था कि उसके साथ इन्वॉल्व मत हो। हाईजी अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि शायद उसने किम जियो की हेल्प करके गलती कर दी। लेकिन जैसे ही वो अपनी गलती मानने वाली होती है, एक चीज़ लाइटनिंग स्पीड से उनके पास से गुजरती है। सब लोग शॉक में पीछे मुड़कर देखते हैं और वहां उन्हें अपना ही एक गून हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही रूम में खड़े सारे क्रिमिनल्स अलर्ट हो जाते हैं। सब एंट्रेंस की तरफ देखते हैं ताकि पता चले किसने ये किया। और तब एंट्रेंस पर एक अकेला लड़का खड़ा नजर आता है। कोई भी पहचान नहीं पाता कि ये वही स्केलेटन लड़का है जिसे वो ढूंढ रहे थे। तभी एक ओवर कॉन्फिडेंट गून उस लड़के की तरफ बढ़ता है, जैसे वो उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, लड़का उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे हवा में उठाकर जोर से चोक करने लगता है। गूंज छूटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड एक तेज क्रैक की आवाज़ पूरे बिल्डिंग में गूंजती है। उसका गला टूट चुका था। वो सीधा बेजान होकर नीचे गिर जाता है। ये देखते ही बाकी सारे गूंज गुस्से में उस लड़के पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक गूंज सीधा आगे बढ़कर किम जियो के फेस पर पंच मार देता है, लेकिन उस पंच का आंसर तुरंत मिलता है। जैसे ही उसका पंच लगता है, किम जियो लाइटनिंग स्पीड से काउंटर अटैक करता है और अपना पंच सीधा उस आदमी के फेस पर दे मारता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि वो आदमी समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। इसी बीच एक और गूंज जिसके सर पर स्टूपिड सा हैट था, पीछे से छुपकर आता है और किम जियो को पकड़कर रिस्ट्रेन कर लेता है। उसी वक्त दूसरा गूंज मौका देखकर किम जियो के फेस पर पावरफुल नी स्ट्राइक मार देता है। इम्पैक्ट बहुत ब्रूटल था, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि किम जियो बेहोश नहीं होता। वो पूरी तरह कॉन्शियस रहता है, और सिर्फ कॉन्शियस ही नहीं, वो उस मोमेंटम का यूज करता है। अचानक वो अपना हेड आगे झटकता है और इतना पावरफुल हेडबट मारता है कि उस आदमी का बॉडी सीधा जमीन में धंस जाता है। ये सीन देखकर बाकी गूंज बिल्कुल शॉक में रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है।
अब उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उसके पास जाए, लेकिन किम जियो का प्लान उन्हें छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। उसके फेस पर ऐसा खतरनाक एक्सप्रेशन था जैसे वो उन सबको यहीं खत्म करने वाला हो। ये देखकर हाईजी भी एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाती है, क्योंकि किम जियो का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पहचान लिया ये वही है। लेकिन कभी कभी ना इंसान गलत वक्त पर बोल देता है, और यहाँ भी वही हुआ। जैसे ही उसने मुंह खोला, एक गूंड ने तुरंत रिएक्ट किया, उसे पकड़ लिया, होस्टेज बना लिया। अब सबको समझ आ गया, उनके सामने जो खड़ा है वो कोई आम लड़का नहीं, स्केलेटन किड है। अगला ही पल पैंग, गनशॉट की आवाज पूरे एरिया में गूंज उठती है। शूटर हल्का सा हंसता है, थैंक्स किड, काम आसान कर दिया तूने। लेकिन वो बेवकूफ नहीं था, उसे पता था इतना काफी नहीं है। सब लोग जो भी गन्स है निकालो, इसे यहीं खत्म करो। और फिर कंटिन्यूअस फायरिंग, गोलियां एक के बाद एक सीधा उस लड़के के जिस्म में घुसती चली गईं। उनका प्लान सिंपल था, उसका खून निकालो, उसकी रीजनरेशन रोक दो। लेकिन उधर हमारा हीरो बस किसी तरह होश में रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि सहना नामुमकिन हो चुका था। उसे क्लियरली फील हो रहा था उसका फ्लैश लिटरली फट रहा है। उसके बॉडी की लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके लंग्स तक पंक्चर हो चुके थे। और फाइनली उसका बॉडी गिव अप कर देता है, वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्लीज उसे छोड़ दो। उसकी आवाज सीधा हमारे हीरो के दिल तक पहुंचती है, और तभी एक अजीब सी फीलिंग वापस एक्टिवेट होने लगती है। उसके हाथ अपने आप हिलने लगते हैं और धीरे धीरे वो आसपास पड़ी हुई खून की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, वो खून उसका नहीं था, वो उन लोगों का था जिन्हें इन दरिंदों ने कुछ देर पहले ही ऑर्गन्स के लिए मार दिया था। जैसे ही वो खून उसके बॉडी के अंदर जाता है, उसका दिल दोबारा धड़कना शुरू करता है, और इस बार उसकी रीजनरेशन ओवरड्राइव में चली जाती है। गूंज ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। एक बंदा तुरंत अपने बॉस को बुलाता है, जो ऑलरेडी अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा होता है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है, सबके होश उड़ जाते हैं। हमारा हीरो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था, और वो सारा खून उसके गनशॉट वुंड्स के थ्रू उसके बॉडी के अंदर जा रहा था। अब उन सबको समझ आ चुका था, गेम ओवर, अब हम गए। घबराहट में एक आदमी चिल्लाया, होश में आओ, शूट करो इस फ्रीक को, उसके पावर वापस आने से पहले। उसके कहने की देर थी, सबने बिना सोचे समझे गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमारे हीरो के बॉडी को बुलेट्स चीरते हुए निकल रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे हर एक गोली का दर्द फील हो रहा था, हर एक प्रोजेक्टाइल उसके फ्लैश को फाड़ रहा था, पर साथ ही उसकी रीजनरेशन भी उतनी ही स्पीड से काम कर रही थी। मतलब वो बार बार एक ही दर्द को एक्सपीरियंस कर रहा था। गोली लगती, बॉडी हील होती, फिर गोली लगती, फिर हील, एक एंडलेस साइकिल। लेकिन फिर भी अजीब बात यह थी कि दर्द उतना इंटेंस नहीं लग रहा था जितना होना चाहिए था, और इसका रीज़न वो 10 साल जो उसने नरक जैसी जिंदगी जीते हुए गुजारे थे। उन लोगों ने उस पर जो लगातार टॉर्चर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने उसकी पेन टॉलरेंस को इतना बढ़ा दिया था कि अब ऐसे जख्म उसके लिए कुछ भी नहीं थे। वापस प्रेजेंट में हमारे हीरो के दांत कस चुके थे, उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था, और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। अगली ही सेकंड उसका मुक्का सीधा उस आदमी के चेहरे पर पड़ता है। इतना पावरफुल हिट था कि वो आदमी हवा में उड़ता हुआ सीधा दूर जा गिरता है, जैसे कोई मिसाइल हो। बाकी लोग अभी अपनी गन्स रीलोड भी नहीं कर पाए थे, तब तक हमारा हीरो ऑलरेडी उनके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। और फिर एक ही पल में बूम, उसका मुक्का सीधा अगले गूंद पर पड़ता है। इतना डेंजरस हिट था कि उसका रिस्ट तुरंत टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। वो सीधा हवा में उछलता हुआ पास के बैरल्स पर जा टकराता है। जब दो लोग उस सीन से डिस्ट्रैक्ट हुए, तब तक हमारा हीरो तीसरे बंदे को भी खत्म कर चुका था। और वो यही नहीं रुकता, एक के बाद एक वो बाकी सब गूंस को सिर्फ एक एक हिट में गिरा देता है। हर पंच सीधा लीथल, हर मूव परफेक्ट और रूथलेस। लेकिन इस सब के बीच उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, पोटैटो और वो बाकी डॉग्स जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदा बच सकें। उनकी सैक्रिफाइस ही अब उसकी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। तभी एक और गोली तेज रफ्तार से आती है और सीधा उसके चेहरे पर लगती है। लेकिन इस बार भी वो नहीं रुकता, जैसे उसे अब दर्द का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सीधा अपनी नज़र उस रूम के लास्ट बचे हुए आदमी पर टिकाता है, जो अभी भी उस लड़की को पकड़कर उससे शील्ड की तरह यूज कर रहा था। रुक जा, वरना इसे मार दूंगा। लेकिन अब हमारा हीरो इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी,
ना दर्द की, ना कॉन्सिक्वेंसेस की। अगले ही सेकंड वो सीधा उस आदमी के पास पहुंचता है और एक ज़बरदस्त पंच सीधा उसके चेहरे पर। इतना पावरफुल इम्पैक्ट था कि वो आदमी पीछे उड़ता हुआ एक बड़े मेटल कंटेनर से जा टकराता है और उस कंटेनर पर सीधा डेंट पड़ जाता है। फिर भी इतना सब होने के बाद भी वो आदमी किसी तरह होश में था, और सच बोलूं तो ये उसके लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही वो हमारे हीरो को अपनी तरफ आते हुए देखता है, उसका पूरा एटीट्यूड, पूरी अकड़ एक सेकंड में टूट जाती है। अब वो डर के मारे कांप रहा था और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगला ही पल स्मैक, एक और भयानक पंच सीधा उसके चेहरे के बीचों बीच पड़ता है। लेकिन ये भी काफी नहीं था। दूसरा पंच, फिर तीसरा, हर एक वार इतना हैवी कि पूरी बिल्डिंग तक हिलने लगती है। और फिर हमारा हीरो रुकता ही नहीं, वो लगातार नॉनस्टॉप पंचेस से उस आदमी पर अटैक करता रहता है, जैसे वो सिर्फ एक ही चीज चाहता हो, इसका एंड। कुछ मिनट बाद पूरा एरिया शांत हो जाता है, हर तरफ सिर्फ सन्नाटा। और ऑनेस्टली ये आदमी अब जिंदा है या नहीं ये कहना मुश्किल है। बाकी सब गूंस का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कोई भी वापस खड़ा होने की कंडीशन में नहीं था, सब खत्म हो चुका था। उसके बाद हमारा हीरो अपनी नज़र उस लड़की की तरफ घुमाता है, लेकिन उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था उसे देखकर लड़की थोड़ी डर जाती है। और उधर हमारा हीरो उसके डर को इग्नोर करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, जैसे वो अभी भी कंट्रोल में ना हो। लड़की घबराते हुए पूछती है, तुम ठीक हो ना? क्योंकि अभी वो बिल्कुल अपने आप जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। हमारे हीरो ने अचानक उससे जोर से गले लगा लिया और फिर उस लड़की ने महसूस किया कि वो रो रहा है। हाँ, वो सच में रो रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसे डर था कि शायद वो देर कर चुका है, कि शायद वो उससे बचा नहीं पाएगा। लेकिन अब उसे जिंदा देखकर वो सिर्फ शुक्रगुजार था। ये सब सुनकर लड़की भी शॉक हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो अभी लुकता नहीं। वो उससे बताता है उन सब डॉग्स के बारे में जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए ताकि वो दोनों जिंदा बच सकें। उसकी आवाज़ भर आती है और वो कहता है, थैंक यू, तुम जिंदा हो। क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर था दोबारा अकेला रह जाने का, बिल्कुल पहले की तरह। लड़की ये सब सुनने के बाद धीरे से कहती है, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे कभी छोड़ा नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है। पूरा एरिया अब पुलिस से घिरा हुआ है, हर तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन एक बात क्लियर है, हमारे हीरो ने उस आदमी को खत्म नहीं किया, जबकि उसने सब कुछ देख लिया था कि वो लोग क्या कर रहे थे। स्टोरी के अकॉर्डिंग ये सब एक इंटरनल गैंग डिस्प्यूट बताया गया, जो धीरे धीरे इतना वायलेंट हो गया कि सब लोग एक दूसरे से लड़ते लड़ते इस हाल में पहुंच गए। सीन कट होता है बाहर, जहां हमारा हीरो और वो लड़की थोड़ी दूर से सब कुछ चुपचाप देख रहे होते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद हमारा हीरो पूछता है, क्या ये सही है? हम पुलिस को सच नहीं बताएंगे? लड़की धीरे से जवाब देती है, ये मेरी दीदी का डिसीजन है। उन्होंने कहा है अभी हमें इस सबसे दूर रहना होगा। वो चाहती हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे जब तक हम इस पूरे सच तक नहीं पहुंच जाते। और फिर वो कहती है, चलो यहां से निकलते हैं, वरना कोई हमें देख लेगा। टाइम स्किप होता है और अब वो लड़की जोर जोर से रो रही होती है। उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे, और रीज़न वो सारे डॉग्स जिन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ उन दोनों को बचाने के लिए। वो पटेटो को अपनी बाहों में पकड़ लेती है और ख़ुद को ब्लेम करने लगती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं नहीं होती तो ये सब भी जिंदा होते। उसकी आवाज़ टूट रही थी। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी, जबकि मैंने उनके लिए क्या किया? सिर्फ थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी वार्मथ, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा टूट जाती है। लेकिन तभी हमारा हीरो ज़ोर से बोलता है, खुद को ब्लेम मत करो, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और दर्द भी। वो सब इसलिए मरे क्योंकि वो मुझे अपना खून देना चाहते थे, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग नहीं था कि तुम्हें बचा पाता। ये कहकर वो अचानक अपनी ही उंगली को काट लेता है। ये देखकर लड़की शॉक हो जाती है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा हीरो जैसे अपने होश में ही नहीं था। वो कहता है, मेरा ब्लड स्पेशल है, ये मुझे हील करता है, शायद ये उन्हें भी वापस ला सके। वो अपना खून निकालकर डॉग्स को बचाने की कोशिश करता है,
लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसके वूंड्स अपने आप हील होने लगते हैं। ये देखकर वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फिर से अपनी उंगली काट लेता है ताकि और खून निकाल सके। लेकिन इस बार लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। बस करो, तुम सिर्फ खुद को हर्ट कर रहे हो। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। हमारे हीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, सब मेरी वजह से हुआ। उन सब ने अपनी जान दे दी मेरी वजह से। मुझे पक्का है वो मुझसे नफरत करते होंगे। ये सुनकर लड़की तुरंत मना करती है, ऐसा मत बोलो, वो तुमसे कभी नफरत नहीं करते। अगर करते तो वो अपनी जान कभी नहीं देते। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। वो समझाती है, वो सब डॉग्स इंसानों से डरते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अब्यूज़ झेला था, इसलिए वो ज़्यादातर लोगों से दूर रहते थे। लेकिन तुम उन थोड़े लोगों में से थे जिन्हें वो सच में पसंद करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। फिर वो पूछती है, क्या तुमने कभी उनके बॉडी पर वो स्कार्स नोटिस नहीं किए? वो सब उनके पास्ट के निशान थे, उन दर्द भरी यादों के जिनसे वो गुजरे थे। ये सब सुनकर हमारा हीरो एकदम चुप हो जाता है। उसे सच में कुछ नहीं पता था। वो तो हमेशा ये सोचता था कि वो सब नेचुरली जेंटल थे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। तब लड़की धीरे से कहती है, अगर तुम ऐसे ही खुद को ब्लेम करते रहे तो उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो बिना डरे तुम्हारे पास आए उससे ये प्रूव होता है कि वो पहले से जानते थे कि तुम भी उनकी तरह हो। सेम दर्द, सेम स्ट्रगल। ये बातें हमारे हीरो के दिल को थोड़ा शांत कर देती हैं। उसका गुस्सा, उसका गिल्ट थोड़ा कम हो जाता है। वो धीरे से लड़की को थैंक यू बोलता है और तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। दोनों तुरंत मुड़कर पीछे देखते हैं और वहाँ एक छोटा सा पपी चुपचाप बैठा हुआ था। और सच ये है, ये पटेटो का बच्चा था। मतलब पटेटो एक फीमेल थी और अब ये छोटा सा पपी अपनी माँ को खो चुका था। लेकिन अजीब बात ये थी, वो पपी लड़की को इग्नोर करके सीधा हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगता है, अपनी छोटी सी पूंछ हिलाता हुआ। ये देखकर लड़की कहती है, लगता है इसे तुम पसंद आ गए हो। हमारा हीरो धीरे से उसके पास झुकता है और हल्की सी आवाज में पूछता है, तुम मुझसे नफरत नहीं करते? तुम्हारी माँ और तुम्हारे सारे दोस्त, मेरी वजह से वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी वो छोटा सा पप्पी उसका हाथ चाटने लगता है, जैसे कह रहा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखकर लड़की चुप हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है, अब इस पप्पी का कोई नहीं था, अकेले ये जिंदा नहीं रह पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो ये भी जानती थी कि हमारे हीरो को भी अकेला छोड़ना सेफ नहीं है, क्योंकि जो लोग उस फैक्ट्री में थे वो शायद वापस आ सकते हैं। और इस बार वो जरूर आएंगे, क्योंकि फैक्ट्री में काम अधूरा रह गया था। कंफ्यूज होकर वो अचानक डोर की तरफ भागने लगती है और पीछे मुड़कर कहती है, यहीं रुको, मुझे दीदी को कॉल करना है। हमारे हीरो वहीं खड़ा रहता है और डोर से उसे बात करते हुए देखता है। लड़की फोन पर कहती है, मैंने सब कुछ वैसे ही हैंडल किया जैसे आपने कहा था, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ मिनट बाद सीन शिफ्ट होता है और अब तीनों एक साथ रोड पर चल रहे होते हैं। हाँ, अब वो पप्पी भी उनके साथ है। अब सिचुएशन ये है, लड़की ने हमारे हीरो को अपने घर पर रहने के लिए इनवाइट कर लिया है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है, हमारा हीरो 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वो क्या करे। वो धीरे से कहता है, तुम्हें मेरी सिचुएशन पता है, फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे इंसान को यहाँ रहने देना ठीक है? सच तो ये था कि आंसर नो होना चाहिए था, लेकिन लड़की सीधा जवाब देती है, तुमने मेरी जान बचाई है, ये तो उसका छोटा सा रिटर्न है। वो बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का डिसीजन ले लेती है, जैसे वो भूल गई हो कि ये सब डेंजर शुरू ही कैसे हुआ था। लेकिन ये उसका सिर्फ एक रीज़न नहीं था, असली वजह कुछ और थी। उसकी दीदी हमारे हीरो से मिलना चाहती थी, और जब हमारा हीरो पूछता है क्यों, तो लड़की ने बताया, दीदी एक केस पर काम कर रही हैं जो शायद उस इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसलिए वो तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा सीरियस हो जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है, तभी उसकी नज़र एक चीज पर पड़ती है, एक मिरर। वो 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और जैसे ही वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, अचानक से जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ इतनी अचानक थी कि लड़की भी डर जाती है। तुम्हें क्या हुआ? वो पूछने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही हमारे हीरो के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो ऑलमोस्ट हंसती हुई आवाज़ में पूछता है, तुम मेरा फेस देख पा रही हो ना? लड़की कंफ्यूज हो जाती है, क्या मतलब? तब वो कहता है, मेरा फेस नॉर्मल हो गया है। ये सुनकर लड़की शॉक हो जाती है। तब हमारा हीरो धीरे धीरे एक्सप्लेन करता है, बचपन से मेरा फेस कभी फुली हील नहीं हुआ,
क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में मेरी रीजेनरेशन इतनी फास्ट नहीं थी, और जब भी मेरा फेस थोड़ा ठीक होने लगता वो लोग फिर से मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करते। इसलिए मैंने कभी अपना असली चेहरा देखा ही नहीं। उसकी आवाज़ हल्की सी टूट जाती है। ये पहली बार है जब मैं अपना असली फेस देख रहा हूँ। ये सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके लिए दुखी हो या उसके लिए खुश हो। लेकिन फिर वो इस बात को साइड में रख देती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक और सवाल चल रहा था। वो उसे देखते हुए पूछती है, अब जब तुम फुली हील हो गए हो, तुम देखने में इतने बड़े नहीं लग रहे, तो तुम्हारी असली एज क्या है? सच बताएं तो अब तक वो उसे देखकर ये सोच रही थी कि वो कोई मिडिल एज्ड आदमी है, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। हमारे हीरो को भी अपनी एग्जैक्ट एज नहीं पता थी, तो वो खुद ही कैलकुलेट करना शुरू करता है। जब मुझे इंस्टीट्यूट ले जाया गया था तब मैं सिर्फ 7 साल का था। वहाँ मैंने 7 बार ईयर एंड टेस्ट्स दिए और उसके बाद 3 साल तक मैं भागता रहा। वो थोड़ा लुकता है और फिर कहता है, तो शायद मैं 17 साल का हूँ। ये सुनकर लड़की इतनी शॉक हो जाती है कि जो पानी वो पी रही होती है वो सीधा मुंह से बाहर आ जाता है। क्या? वो तुरंत उसके पास आती है। मैं भी 17 की हूँ, मतलब दोनों सेम एज के हैं। ये बात क्लियरली कुछ हिंट कर रही थी, लेकिन फिर भी लड़की थोड़ी गुस्से में कहती है, तुमने मुझे पहले कभी करेक्ट क्यों नहीं किया? हमारे हीरो थोड़ा शर्मा जाता है और धीरे से जवाब देता है, मैं बस खुश था कि कोई मुझसे नॉर्मल तरह से बात कर रहा है, जैसे मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं उस फीलिंग को खराब नहीं करना चाहता था। ये सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे ये बात थोड़ी सैड लगती है, लेकिन साथ ही थोड़ी क्यूट भी। वो डिसाइड करती है कि अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल करेगी। वो कहती है, अब जब हम सेम एज के हैं तो फॉर्मेलिटीज छोड़ देते हैं, अब से नाम से बुलाएंगे एक दूसरे को। सीन थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर वो कहती है, जाओ फ्रेश हो जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। टाइम स्किप। अब छोटा सा पपी आराम से खाना खा रहा होता है जो लड़की ने उसके लिए स्पेशली बनाया है, और क्लियरली वो उससे बहुत पसंद करने लगा है। हमारे हीरो भी अच्छा खासा खाना खा रहा होता है और लग रहा है कि उसका वेट भी थोड़ा बढ़ने लगा है। इतना टेस्टी खाना रोज मिल रहा हो तो कोई भी चेंज हो जाए। वो लड़की की कुकिंग की तारीफ करता है, लेकिन लड़की खुद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। फिर भी वो उसकी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो टॉपिक चेंज करती है और कहती है, वैसे मेरी दीदी आज घर नहीं आएंगी, उन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया गया है, तो आज रात बस हम दोनों ही होंगे। टाइम स्किप। अब वो लिविंग रूम में खड़ी काउच की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये आज रात तुम्हारा बेड होगा, तुम्हें यहाँ सोने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हमारे हीरो के लिए ये सवाल ही अजीब था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जमीन पर सोते हुए गुजारा था। वो सीधा कहता है, थैंक यू मुझे इतना कंफर्टेबल जगह देने के लिए। उसके लिए ये काउच किसी लग्जरी से कम नहीं था। ये सब सेट होने के बाद लड़की अपने रूम की तरफ भागती है। मैं थोड़ा होमवर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, तुम आराम करो, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लंबा था। हमारी हीरो धीरे से काउच पर बैठता है और तुरंत रिएक्ट करता है, ये इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? उसके लिए ये फीलिंग बिल्कुल नहीं थी। वो उस सॉफ्टनेस को एंजॉय ही कर रहा होता है। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। छोटा पपी हल्का सा विम्पर कर रहा होता है। ये देखकर वो तुरंत पैनिक हो जाता है और उसके पास दौड़ता है। अरे क्या हुआ? लेकिन जैसे ही वो चेक करने जाता है, पपी एक छोटा सा बर्प कर देता है और तब समझ आता है जनाब ने बस थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था। वो बिल्कुल ठीक था। कुछ देर बाद दोनों काउच पर बैठे होते हैं और वो छोटा सा पप्पी हमारे हीरो के आसपास कूदते हुए खेल रहा होता है। हमारा हीरो सॉफ्ट काउच पर लेटकर उस कोजी फीलिंग को एंजॉय कर रहा होता है। वो पप्पी की तरफ देखते हुए सोचता है, इसका नाम क्या रखूं? पप्पी तो हमेशा नहीं बुला सकते। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जब इसकी माँ का नाम पटेटो था तो इसका नाम फ्राइज कैसा रहेगा? और बस उस छोटे से पप्पी का नाम पड़ जाता है फ्राइज। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अचानक एक इंटेंस फ्लैशबैक शुरू होता है। कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं, उनके पीछे गार्ड्स पड़े हुए हैं और उन लोगों में हमारा हीरो भी शामिल है। वो सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक गार्ड जोर से चिल्लाता है, किसी को भी भागने मत दो, ये सब म्यूटेंट्स हैं और सब के सब ए रैंक या उससे ऊपर के हैं। अचानक एक जोर का एक्सप्लोजन होता है, पूरा एरिया हिल जाता है और सब लोग भारी डेब्री के नीचे दब जाते हैं। गार्ड्स को लगता है अब सब कंट्रोल में है। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और अपनी गन निकालता है, लेकिन ये गन सिर्फ धमकाने के लिए नहीं थी, इसका यूज कुछ और ही होने वाला था। वो सीधा एम करता है। वो उन सब को रबल के नीचे दबे हुए ही जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसकी नज़र एक चीज पर पड़ती है
और उसका चेहरा डर से जम जाता है। एक फीमेल म्यूटेंट अपनी आइस पावर से पूरी आग को रोक चुकी होती है। वो जोर से चिल्लाती है, होश में आओ सब, भागो यहाँ से। ये सुनकर सब थोड़ा होश में आते हैं। तभी हमारे हीरो को अपना एक और साथी दिखता है जिसके पास प्लांट जैसी पावर्स थीं। वो अपनी ताकत से बड़े बड़े पत्थर हटा रहा था ताकि सब लोग निकल सकें। फीमेल म्यूटेंट फिर से चिल्लाती है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी। हम एग्जिट के पास हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। हमारा हीरो बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। वो जगह एक जीता जागता नरक थी, लेकिन अपनी पूरी हिम्मत लगाकर वो लोग किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। बहुत मुश्किल से, लेकिन वो एस्केप कर जाते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हमारा हीरो उस कंफर्टेबल काउच पर लेटा हुआ, उसके दिमाग में वही पुरानी यादें चल रही होती हैं। वो सोचता है, पता नहीं बाकी सबका क्या हुआ होगा। उस दिन के बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। शायद वो सब अभी भी कहीं बाहर हैं, अभी भी भाग रहे हैं, उसी इंस्टीट्यूट से, बिल्कुल उसकी तरह। ये सब याद करके वो अंदर ही अंदर एक फैसला लेता है, एक वादा। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी किसी भी चीज को खोने नहीं दूंगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जो भी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सीन कट होता है। अगली सुबह पूरे नेबरहुड में एक जोर की चीख गूंजती है और वो आवाज हमारे हीरो की होती है। वो इधर उधर भाग रहा होता है, बिल्कुल पैनिक मोड में। और रीजन? कल रात इतना बड़ा स्पीच देने के बाद आज सुबह उसने फ्राइज को ही खो दिया। हाँ, फ्राइज गायब हो चुका था। थोड़ी देर पहले का सीन। लड़की स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है। वो हमारे हीरो से कहती है, मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना, और हाँ, मेरी दीदी शाम तक आ जाएंगी, उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। इतना कहकर वो डोर की तरफ बढ़ती है और जाते जाते उसे बाय बोलती है। लेकिन जैसे ही वो डोर खोलने वाली होती है, उसकी नज़र फ्राइज पर पड़ती है, जो दरवाजे पर अपने छोटे छोटे पॉज से स्क्रैच कर रहा होता है, जैसे वो बाहर जाना चाहता हो। हमारे हीरो को समझ नहीं आता कि अचानक इसे क्या हो गया, लेकिन लड़की तुरंत समझ जाती है। लगता है ये बोर हो गया है, बाहर जाना चाहता है। प्रॉब्लम ये थी कि उसे स्कूल जाना था, इसलिए वो खुद फ्राइज को बाहर नहीं ले जा सकती थी। तब हमारा हीरो कहता है, मैं ले जाता हूँ इसे वॉक पर। लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, क्या पता तुम उन लोगों से फिर टकरा जाओ। लेकिन हमारा हीरो उसे अश्योर करता है, अब मेरा फेस नॉर्मल है, इस फॉर्म में कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। उसकी बात में लॉजिक था। लड़की कुछ देर सोचती है और फिर फाइनली मान जाती है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पर, इसे लीश लगाकर ले जाना। वो उसे डोर का कोड भी दे देती है, और ध्यान रखना, दीदी के आने से पहले वापस आ जाना। कुछ मिनट बाद हमारे हीरो और फ्राइज बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। फ्राइज अपनी गर्दन पर बंधी लीश की वजह से फुल टैंट्रम मोड में आ जाता है। वो जमीन पर लौटने लगता है, इधर उधर घूमता है, जैसे कह रहा हो, ये क्या चीज़ पहना दी मुझे। हमारे हीरो उसे समझाने की कोशिश करता है, ये ज़रूरी है, हाई ने कहा था। लेकिन फ्राइज सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो जमीन पर लौटने लगता है और जोर जोर से स्क्वील करता है, जैसे क्लियरली कह रहा हो, ये निकालो। हमारे हीरो कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उसके दिमाग में एक पुरानी याद फ्लैश होती है। कभी उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता था। उसके बॉडी पर एक सेंसर लगाया गया था जो उसकी हर छोटी मूवमेंट को डिटेक्ट करता था, और अगर वो जरा सा भी हिला तो उसके बॉडी में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाता था जो उसे अंदर से जला देता था। वो याद अभी भी उसके लिए एक नाइटमेयर थी, इसलिए फ्राइज को ऐसे देखकर उसे और भी बुरा लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानता था, अगर लीश हटा दी तो फ्राइज किसी पर भी अटैक कर सकता है और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो फ्राइज से माफी मांगने के लिए मुड़ता है, तब तक फ्राइज गायब हो चुका होता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो जाता है। फ्राइज प्रेजेंट में वापस। हमारे हीरो पूरी गली में भाग रहा होता है, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ्राइज कहीं भी नहीं मिल रहा, और उधर वो छोटा सा शैतान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री। इधर हमारे हीरो का हाल खराब हो चुका है। वो हर जगह चेक करता है, डस्टबिन्स के अंदर कुछ नहीं, कार्स के नीचे वहां भी नहीं, हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन फ्राइज जैसे हवा हो गया था। आखिर में वो थक कर ज़मीन पर बैठ जाता है। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, या अगर फ्राइज किसी ट्रक के नीचे आ गया हो, या फिर कोई उसे पकड़ कर ले गया हो, या उसके साथ कुछ बुरा। वो और सोच भी नहीं पाता, पूरा टूट चुका था। वो धीरे से ज़मीन पर गिरता है और रो पड़ता है।
मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं सिर्फ एक दिन में फेल हो गया। उसकी आवाज भर आती है, लेकिन तभी उसे साइड से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से अपना सिर उठाता है और देखता है कुछ लोग पास में फुटबॉल खेल रहे होते हैं और फिर उसकी नज़र पड़ती है फ्राइज पर, जो बिल्कुल चिल मोड में वहां बैठा अपना कान खुजा रहा होता है, जैसे उसे दुनिया की कोई टेंशन ही ना हो। जैसे ही हमारा हीरो फ्राइज को देखता है, वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आसपास का शोर एकदम बढ़ जाता है। ये देखकर स्कूल का स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, अरे रुको, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तब तक हमारा हीरो वहां से गायब हो चुका होता है। सीन कट होता है। अब हम स्कूल के अंदर हैं, जहां सब स्टूडेंट्स अपनी दुनिया में मस्त हैं। कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, सब कुछ एक नॉर्मल जिंदगी जैसा लग रहा था। हमारे हीरो के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो एक पेड़ के पीछे खड़ा सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचता है, क्या यही स्कूल होता है? ये तो काफ़ी फन लग रहा है। तभी उसे साइड से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी हार्ट म्यूटेंट्स के बारे में। वो कह रहे होते हैं, ये सब सीक्रेट लैब्स से आते हैं, गवर्नमेंट इन्हें ढूंढ रही है। और एक स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है, जिसमें अनाउंस होता है, जो भी किसी म्यूटेंट को रिपोर्ट करेगा उसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर हमारे हीरो का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है यहाँ रुकना सेफ नहीं है, उसे फ्राइज को लेकर जल्दी निकलना होगा। वो तुरंत मुड़कर फ्राइज को ढूंढता है और देखता है वो छोटा सा ट्रबल मेकर पूरे कैंपस में आराम से घूम रहा है, जैसे ये सब उसके लिए एक एडवेंचर हो। सीन फिर शिफ्ट होता है। कुछ लड़कियां एक फोन पर वीडियो देख रही होती हैं और अपनी दोस्त को हाइप कर रही होती हैं, यार तुम तो नेक्स्ट लेवल लग रही हो, सीरियसली फुल इन्फ्लुएंसर वाइब्स। उनकी बातों से बीच वाली लड़की का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। सब हंस रहे होते हैं, मस्ती चल रही होती है। तभी उन्हें पीछे से एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है, भाऊ भाऊ। वो मुड़कर देखती हैं और वहां फ्राइज खड़ा होता है, अपनी पूंछ हिलाता हुआ, फुल एक्साइटमेंट में। OMG, कितना क्यूट है। सब तुरंत उसके पास आ जाती हैं, उससे प्यार करने लगती हैं। एक लड़की कहती है, चलो इसके साथ वीडियो बनाते हैं, स्टोरी पर डालते हैं। सब अग्री कर लेती हैं। वो फ्राइज को बीच में लेकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन में देखते हैं और उनकी स्माइल एक सेकंड में गायब हो जाती है, उन्हें फ्रेम में कुछ डरावना दिख जाता है। वो तुरंत मुड़कर देखती हैं और वहां हमारा हीरो खड़ा होता है। उन्हें लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कौन हो तुम? वो डर जाती हैं, लेकिन हमारा हीरो तुरंत हाथ उठाकर कहता है, सॉरी, मैंने डरा दिया। वो एक इनोसेंट सा एक्सप्रेशन बनाता है और कहता है, ये डॉग मेरा है। उसकी बात और उसका फेस देखकर लड़कियों का रिएक्शन एकदम चेंज हो जाता है। डर सीधा इंटरेस्ट में बदल जाता है। उन्हें लगता है ये कोई नया स्टूडेंट है, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी स्कूल में नहीं देखा था। हमारे हीरो फिर से पोलाइटली कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हारा वीडियो डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन लड़कियां बिल्कुल माइंड नहीं करती। उल्टा वो कहती हैं, कोई बात नहीं, चलो एक और वीडियो बनाते हैं साथ में। हमारे हीरो तुरंत मना कर देता है, लेकिन वो लोग मानने के मूड में नहीं होती। वो इंसिस्ट करने लगती हैं, जैसे नो उनके डिक्शनरी में हो ही नहीं। तभी उनकी ग्रुप लीडर अपना फोन आगे बढ़ाती है और कहती है, अपना इंस्टा दो, तुम्हें टैग करना है वीडियो में। ये सुनकर उसकी फ्रेंड्स भी शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी किसी लड़के से इंस्टा मांगते नहीं देखा था। लेकिन सच ये था, हमारे हीरो का फेस देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता। पर यहाँ ट्विस्ट आता है, हमारे हीरो को तो पता ही नहीं इंस्टा होता क्या है। वो बस कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है, ये इंस्टा क्या होता है। एक सेकंड के लिए पूरा सीन साइलेंट हो जाता है। लड़की सोच रही होती है ये मजाक कर रहा है। वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वेट करती है कि अभी ये हाँ बोलेगा, लेकिन हमारे हीरो बिल्कुल कैजुअली बोल देता है, मेरे पास इंस्टा नहीं है बस। ये सुनते ही तीनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं, जैसे किसी ने उनका सिस्टम हैंग कर दिया हो। लीडर के लिए तो ये डबल शॉक था। पहली बार उसने किसी लड़के से इंस्टा मांगा और सामने से सीधा रिजेक्शन। उसका ईगो एक सेकंड में हिट हो जाता है और गुस्सा बेचारे फ्राइज पर निकल जाता है, जो बीच में बिल्कुल इनोसेंट खड़ा होता है। हमारे हीरो तुरंत रिएक्ट करता है, सॉरी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं बस ये नहीं यूज करता। लेकिन अब डैमेज हो चुका था। बाकी लड़कियां धीरे से विस्पर करती हैं, ये तो सीधा मना कर दिया, कितना अजीब बंदा है। लीडर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फाइनली टॉपिक वहीं खत्म कर देती है। हमारे हीरो को अभी तक समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। वो बस फ्राइज को उठाता है,
थैंक्स, और वहां से निकलने लगता है। सीन कट होता है। अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, और भाई इसका गुस्सा तो अलग ही लेवल का है। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि बंदा अंदर से जल रहा है। रीजन, उसे वही लड़की पसंद थी जो अभी अभी हमारे हीरो से बात कर रही थी, लेकिन उस लड़की ने कभी उसे अटेंशन नहीं दिया। और अब एक नया बंदा आया और उसने सीधा उसका फोकस ले लिया। ये बात उसे बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसे लगा हमारा हीरो फ्राइज का यूज करके लड़की को इम्प्रेस कर रहा है। गुस्से में वो अपने दोस्त को बॉल पकड़ाता है। अगर मैं सिग्नल दूं तो सीधा उसकी तरफ फेंकना। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि ये क्या करने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पागल हो गया है क्या? लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। अगले ही पल वो पूरी ताकत से बॉल को किक करता है। बॉल हवा को चीरते हुए सीधा हमारे हीरो की तरफ बढ़ती है और धड़ाक, बॉल सीधा जाकर उसके फेस पर लगती है। कोई डॉज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, सीधा इम्पैक्ट। सब 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं। वो लड़की तुरंत मुड़कर देखती है, आर यू ओके? और जैसे ही वो पास आती है उसे दिखाई देता है खून। हमारे हीरो के फेस से धीरे धीरे बह रहा होता है। तभी वो लड़का जो ये सब करने वाला था, एक्टिंग करते हुए दौड़ कर आता है। सॉरी, गलती से हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, वो हमारे हीरो से नहीं, लड़की से सॉरी बोल रहा होता है, जैसे उसे ज्यादा कंसर्न हो कि कहीं लड़की को लगना चाहता। लड़की क्लियरली इरिटेटेड होती है क्योंकि वो समझ गई थी ये सब एक्सीडेंट नहीं था। तभी हमारे हीरो की आवाज आती है, थोड़ी हैवी, थोड़ी गुस्से से भरी, सॉरी मुझे नहीं, उसे बोलो। वो सीधा फ्राइज की तरफ इशारा करता है। तुमने बॉल उस पर फेंकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है। वो लड़का पहले तो हंसने लगता है, खून देखकर उसे मजा आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि लड़की भी यहीं खड़ी है, वो तुरंत अपना एटीट्यूड चेंज करता है। अरे सॉरी यार, चलो नर्स के पास चलते हैं। फेक कंसर्न, फेक सिंपैथी सब क्लियरली दिख रहा होता है। लेकिन हमारा हीरो शांत रहकर कहता है, जरूरत नहीं, बस अगली बार ध्यान रखना। ये सुनकर उस लड़के का ईगो फिर हर्ट हो जाता है। उसे लगता है जैसे सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई। फिर भी वो बाहर से स्माइल करता है, ठीक है, याद रखूंगा। और हमारा हीरो फ्राइज को लेकर वहां से चल पड़ता है। हमारे हीरो जैसे ही वहां से निकलता है, वो लड़का अंदर ही अंदर जल रहा होता है। बाहर से स्माइल, अंदर से फुल रिवेंज मोड। उसे लगता है सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई और अब वो हमारे हीरो को एग्जाम्पल बनाना चाहता था। वो अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है, पता करो ये लड़का कौन सी क्लास का है। सीन कट होता है। हमारे हीरो स्कूल गेट के पास पहुंच चुका होता है। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल होती है। वो सोच रहा होता है, आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग था। मैंने इतने सारे लोगों को देखा, सब मेरी एज के थे। शायद अगर मैं भी यहाँ पढ़ूं तो मेरे भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसके लिए ये एक नई दुनिया थी, एक नॉर्मल लाइफ जिसका उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो गेट के बाहर निकलने वाला होता है, पीछे से एक आवाज आती है, रुकना जरा। वो मुड़कर देखता है और वही लड़का उसके सामने खड़ा होता है, इस बार फेस पर फेक स्माइल के साथ। मैं प्रॉपरली सॉरी बोलना चाहता हूँ। हमारे हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तुमने तो ऑलरेडी सॉरी बोला था। लड़का हंसता है, वो इनफ नहीं था, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, ट्रीट देता हूँ। जैसे ही खाना वर्ड आता है, हमारे हीरो की आंखें चमक उठती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, खाने को मिलेगा। और बस वो तुरंत रेडी हो जाता है। बिल्कुल बिना सोचे फ्राइज को लेकर वो उस लड़के के साथ चल पड़ता है। रास्ते भर वो लड़का कैजुअल बातें करता रहता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं। जरा देखते ही वाइब ही चेंज हो जाती है और जैसे ही हमारा हीरो कुछ समझने वाला होता है, तभी एक तेज किक सीधा उसकी पीठ पर लगती है और वो जोर से आगे जाकर गिरता है। उस मोमेंट पर फाइनली उसे समझ आ जाता है, ये ट्रीट एक ट्रैप था। वो धीरे से उठता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने काफी सारे गुंडे खड़े होते हैं जो बस उसका इंतजार कर रहे थे। अब वो पूरी तरह से घिर चुका था, हर तरफ से।